हेलो एवरीवन। सो आप सब ये बात जानते होंगे कि इंडिया 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है। यानी कि जब हम अपनी आज़ादी का 100th सेलिब्रेशन करें तब इंडिया चाहता है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री हो। ये गोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इसीलिए हम इस पर फुल फ्लेजेडली काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे इंडिया में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा और भी बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। पर डेवलप्ड नेशन का रास्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट किया कि अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, तो उसे 2 दशक तक 8% ग्रोथ रजिस्टर करनी होगी। मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ 8% होना चाहिए। ये भी एक अचीवेबल टारगेट है, पर शर्त सिर्फ एक ही है कि ये गोल अचीव करने के लिए हमें विमेन का लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना ही होगा। और कितना करना होगा, आइए यूनियन लेबर सेक्रेटरी से ही जानते हैं। सो रिसेंटली इन्होंने बताया कि अगर इंडिया को विकसित भारत बनना है तो करीब 70% पार्टिसिपेशन चाहिए विमेन के वर्कफोर्स से। मतलब विमेन का लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 70% होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अभी कितना है, तो अभी हमारा ये लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 42% है। इसको भी हम सेलिब्रेट ही करते हैं क्योंकि ये नंबर भी ग्रेजुअली ही इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में हमारा 23% विमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन था। तो ये नंबर इतना कम क्यों है इंडिया में, ये एक कंसर्न है और हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं वो भी एक डिस्कशन का टॉपिक है। और आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसी टर्म सीख कर जाएंगे जो आप अपनी रोज़मर्रा की भाषा में भी इस्तेमाल करेंगे तो आप स्मार्ट साउंड करने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपने इस बात पे बहुत एनालिसिस किया है और आप बहुत जानकारी भी रखते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम चैलेंजेस पे आएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि 42% विमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में है, पर ये नंबर भी इन्फ्लेटेड है। अगर मैं आपको बताऊं कि कैलकुलेट कैसे होता है तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इतना वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी नहीं है विमेन का। देखो ये जो नंबर है 42%, ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कितने लोग जो हैं वो या तो रोजगार में हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं, या फिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो पर जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी भी गिनती हम इसमें कर लेते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन का कितना नंबर जो है वो वर्कफोर्स में या तो एम्प्लॉयड हो या फिर जॉब ढूंढ रहा हो। अब उसमें भी एज ब्रैकेट हमने बना रखा है कि 16 से 64 इयर्स के जो लोग हैं वो इसमें कंसिडर किए जाएंगे। 16 साल से 64 इयर्स के बीच के जो लोग हैं वो इसमें कंसिडर किए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या हाउसवाइफ्स की गिनती इसमें होती है? क्या लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में हाउसवाइफ्स को कंसिडर किया जाता है? क्या हाउसवाइफ्स का इंक्लूड किया जाता है नंबर, या फिर फुल टाइम स्टूडेंट्स जो हैं क्या उनको काउंट करेंगे हम एज अ लेबर वर्कफोर्स? या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि वो लोग जो जॉब में हैं या फिर इन सर्च ऑफ जॉब हैं वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 42% विमेन जॉब में है या जॉब ढूंढ रही हैं और 58% विमेन तो जॉब भी नहीं ढूंढ रही हैं। और मेन का अगर मैं नंबर बताऊं तो ये नंबर 78.5% है। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि ये गैप बहुत डिस्टिंक्टिवली दिख रहा है और ये गैप ब्रिज करना हमारे लिए ज़रूरत है। और यहीं पर ही हमारा पोटेंशियल है कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा सकते हैं। ये अगर नंबर हमने बढ़वा लिया, कितना तक बोल रहे हैं हमारी लेबर सेक्रेटरी, 70%। ये नंबर अगर बढ़ गया और मेन के एट पार आ गया, कहीं आसपास भी आ गया, तो हमारी इकोनॉमी सेट है। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये चैलेंजेस को लेके एक एक टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे और आपको इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि अरे हाँ ये फिनोमिना तो होता है पर इसको ये बोला जाता है, ये तो मुझे नहीं पता था। ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण विमेन का लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं है। एक एक करके फिनोमिना पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है ग्लास सीलिंग। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो ये वीडियो है। ग्लास सीलिंग का मतलब है ग्लास एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है, इनविजिबल है
और सीलिंग मतलब जो आपको ऊपर जाने से रोक दे। तो ग्लास सीलिंग एक ऐसी इनविजिबल सी सीलिंग है जो औरतों को ऊपर जाने से रोक देती है। कहने का मतलब है कि विमेन एंट्री लेवल जॉब्स पे तो बहुत दिखती हैं, पर लीडरशिप रोल्स में, सीईओ की प्रोफाइल में इनका नंबर बहुत कम होता है और इस फिनोमेना को ग्लास सीलिंग कहते हैं। अब ऐसा है क्योंकि विमेन लीडरशिप पोजीशन में नहीं दिख रही हैं। इसका कारण बहुत सारे हैं। जैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विमेन घर के ही काम अच्छे करती हैं और इन्हें लीडरशिप रोल में नहीं देना चाहिए। दूसरा है कि विमेन जो हैं उनका लीडरशिप लोग फॉलो नहीं करेंगे, या फिर उनका कहा ऐसे नहीं सोचते लोग कि कल की आई लड़की हमें सिखाएगी क्या। तो ऐसी वाली मानसिकता के कारण भी उन्हें लीडरशिप रोल्स में नहीं प्रमोट किया जाता है। तो ग्लास सीलिंग उस फिनोमेना को कहते हैं जिसमें लीडरशिप पोजीशन पे विमेन का नंबर कम है। ये शब्द आप दूसरे लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब ग्लास सीलिंग के शिकार ये भी होते हैं। रेसिज्म में भी ग्लास सीलिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ग्लास क्लिफ का। ग्लास वही है इनविजिबल, क्लिफ मतलब एक टीला जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होती है गिरने की। तो ग्लास क्लिफ का फिनोमेना जो है वो ऐसा फिनोमेना है जिसमें औरतों को लीडरशिप पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाता है, पर किन केसेस में, जहां पे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में विमेन को प्रमोट कर दिया जाता है। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन को दे दी जाएगी जहां से हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये ग्लास क्लिफ का फिनोमेना अब अगेन ऐसा क्यों करते हैं? इसके दो रीजंस हैं। पहला तो कि आप विमेन को हाई रिस्क में प्रमोट कर देंगे तो कल को अगर प्रोजेक्ट फेल होगा तो आप कह सकते हैं कि विमेन को मौका दिया था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस वजह से इस बार हम मेन को मौका दे रहे हैं। तो ये एक रीजन है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपना बायस। दूसरा रीजन है कि अगर आप विमेन को लीडरशिप रोल में प्रमोट करते हैं और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कंपनी ये बता सकती है कि हम कितने प्रोग्रेसिव हैं, हम अपनी औरतों पे कितना भरोसा करते हैं कि हम इतने रिस्की प्रोजेक्ट में भी विमेन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे याहू जो कंपनी है उसका जब डिक्लाइन शुरू हो गया था तो उनमें विमेन लीडरशिप को प्रमोट किया गया था। तो ऐसे फिनोमेनास हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं देना चाह रही हूँ, पर मुझे डर लग रहा है, मेरे मन में एक झिझक है कि शायद आप लोगों को एग्जाम्पल पसंद ना आए। तो आप अपने विवेक से सोच लीजिएगा, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ लीजिएगा, आपको पसंद आए तो ठीक है। ये बस मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप नोटिस करेंगे तो चंद्रयान 2 में विमेन जो है वो लीडरशिप पोजीशन पे है। मिशन डायरेक्टर हो गया या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया, वो विमेन लीडरशिप रोल में है। चंद्रयान 2 में इंडिया पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा था, हाई रिस्क प्रोजेक्ट है। ऑन द अदर हैंड चंद्रयान 3 में जो लीडरशिप रोल है उसमें मैन है। तो ये एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, मैं कुछ भी इम्प्लाई नहीं करना चाह रही हूँ इससे। आपको पसंद आए तो आप जाके और पढ़ लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो इसे यही इग्नोर कर दीजिएगा। पर्सनल ओपिनियन है वो तो शेयर करना बनता ही है। तो ग्लास क्लिफ इसे कहते हैं जिसमें हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में विमेन को प्रमोट कर दिया जाता है। तीसरा जो फिनोमेना है वो है पिंक कॉलराइजेशन का। जैसे व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, वैसे ही पिंक कॉलराइजेशन एक फिनोमेना होता है। पिंक कॉलराइजेशन, पिंक वर्ड यूजुअली औरतों से एसोसिएट किया जाता है। तो ऐसे ऑक्यूपेशंस जिनमें औरतें ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, ज्यादा दिख रही हैं। अब आपको तो लगेगा कि ये तो अच्छा ही बात है ना, ये तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन प्रमोट ही कर रहा है, इसमें ज्यादा ऑक्यूपेशंस में विमेन दिख रही हैं। ऐसे ऑक्यूपेशंस की बात कर लेते हैं हम। ये ऑक्यूपेशंस हैं जैसे नर्स, औरतें सबसे ज़्यादा नर्स होती हैं, या फिर एयर होस्टेस का जॉब हो गया, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का जॉब हो गया, रिसेप्शनिस्ट का जॉब हो गया। इन जॉब्स में औरतें ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और इन्हें पिंक कॉलराइजेशन कहा जाता है या पिंक कॉलर जॉब्स कहा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सारी जॉब्स लो पेइंग जॉब्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? ये लो पेइंग जॉब्स हैं, इनमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है और इसमें ज़्यादा ऊपर तक आप नहीं जा सकते। ज़्यादा लीडरशिप के ऑप्शंस नहीं होते, लो पेइंग जॉब्स होती हैं ये। और जो विमेन को लेके स्टीरियोटाइप है कि विमेन केयर गिविंग का जॉब अच्छा करती हैं, ध्यान रखने का काम अच्छा करती हैं, वो बोलने में अच्छी होती हैं, इस तरह की जॉब्स औरतों को दे दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप भी कर रहा है और साथ में इनमें स्कोप भी कम है, इनमें वेज भी कम है। तो ये पिंक कॉलराइजेशन का भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करते हैं हायरिंग बायस की। अब ये फिनोमेना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, कुछ कंपनीज हैं जो औरतों को जॉब देना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि औरतों के साथ आपको करने पड़ते हैं खर्चे।
अगर आप विमेन को अपनी कंपनी में रिक्रूट करेंगे तो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब CCTV वगैरह लगवाना पड़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वॉशरूम्स में सैनिटरी फैसिलिटीज़ वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों के कारण कंपनियां झिझकती हैं। उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट भी देने पड़ते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट मतलब जो 6 महीने होते हैं उसमें आपको विमेन को वो काम पे तो नहीं आ सकती, पर आपको वेज जो है, आपको जो सैलरी है वो देनी पड़ती है। और इसके कारण कंपनीज को ऐसा लगता है कि विमेन को अगर वो एम्प्लॉय करेंगे तो उनके खर्चे बढ़ जाएंगे और इस वजह से वो इन्हें एम्प्लॉय नहीं करते हैं। ये हायरिंग बायस होता है। अब यहाँ से आपको और चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर हम बात करें कि विमेन को ज़्यादा मैटरनिटी बेनिफिट्स दीजिए आप, कि 6 महीने से 1 साल कर दीजिए मैटरनिटी बेनिफिट का पीरियड, तो वो अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है कि फिर और कंपनीज नहीं हायर करेंगी विमेन को। या फिर अगर मैं बात करूँ कि विमेन को पीरियड लीव जो है वो कंपलसरी कर दें, तो फिर क्या होगा, अभी कंपनी को लगेगा कि यार महीने की 1 लीव जो है या 2 लीव जो भी आप दे रहे हैं पीरियड लीव के फॉर्म में, वो फिर औरतें यूं ही इस्तेमाल करेंगी और उनका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से वो हायर ही करने में झिझक जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मैटरनिटी बेनिफिट इंक्रीज कराना, एक्स्ट्रा लीव्स देना, ये सब चीज़ें विमेन को बैकफायर कर जाता है। ये पॉलिसी मेकर्स ध्यान रखते हैं, इसीलिए ऐसा एक ऑप्टिमम नंबर सिलेक्ट किया जाता है कि विमेन की हायरिंग पे इम्पैक्ट ना हो। नेक्स्ट जो है वो है वेज डिस्पैरिटी। सेम काम के लिए मेन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, विमेन को कम मिलते हैं। ये बात आपको भी पता होगी, जैसे बॉलीवुड भी इसके बारे में बहुत वोकल है कि मेल एक्टर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस को कम मिलते हैं। तो ये वेज डिस्पैरिटी है, मतलब कि डिफरेंसेस है उनके वेज में कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह है। आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर खुद ने ये बात के लिए प्रोटेस्ट किया था। अगर आप 2023 का आइसलैंड का प्रोटेस्ट देखेंगे तो उसमें आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को लेके प्रोटेस्ट कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि इस तरह का फिनोमेना जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये पुराना फिनोमेना है, पर पढ़ रहे हैं हम तो सभी पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन जो हैं वो शहर जा रहे हैं माइग्रेट करके, तो पीछे जो गांव की ज़मीन है या फिर एग्रीकल्चर की जो लैंड है उस पर काम करने के लिए विमेन वो वैक्यूम फिल कर रही हैं। अब ये तो आप कहेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसमें तो औरतों को काम मिल रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि वेज डिस्पैरिटी है। जितना मेन को वेज मिलता है उतना विमेन को नहीं मिल रहा है। ये जो लैंड है वो विमेन के नाम पे है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इनका जो काम है उसका फ़ायदा कोई और ही उठा रहा है। और जो गांव की महिलाएं हैं उन पे काम का बर्डन और बढ़ गया है। एग्रीकल्चर के अलावा वो घर के काम, बच्चे पालने का काम, बूढ़ों का ध्यान रखने का काम, वो सब भी कर रही हैं, तो उनके पास बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है क्राइम्स। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, आए दिन हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि विमेन वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, हरासमेंट होता है उनका वर्क प्लेस पे। तो वो सब चीज़ों के कारण भी औरतें पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं या फिर घर से ही निकलना पसंद नहीं करती। ये सारे चैलेंजेस हैं जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इम्पैक्ट करते हैं। अब हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। तो ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% का ऑफ चल रहा है और ये डिस्काउंट अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है, ये लोएस्ट प्राइस है, इससे कम में सब्सक्रिप्शन कभी नहीं बिका है। इसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है आज के वीडियो में मैंने खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, फ्लो में इतना बह गई मैं। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक UPSC CSE में आपका स्वागत है। MM मतलब मोनिका मानधन्या। ये सब्सक्रिप्शन एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा क्या? बहुत सारी बैचेस हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। जो हमारी बैचेस लाइव होने वाली हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, या तो हो गई हैं या होने वाली हैं। बैचेस के नाम लिखे और टारगेट ईयर लिखा है साथ में। 2026 और 2027 के टारगेट ईयर्स के लिए बैचेस है हमारे पास। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, डिपेंड्स ऑन आप किस भाषा में तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है तो आपके लिए इग्नाइट बैच है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है तो आपके पास आरंभ बैच है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना पसंद है और आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपके लिए प्रारंभ बैच है। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए आगाज बैच है जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी बैचेस हैं। एनरोलमेंट के लिए वही मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिए।
अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे पास। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है अनअकैडमी का, वो 9 मार्च को होने वाला है। इसमें जीएस का पेपर भी है, सीसैट का भी पेपर है। टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हैं। अगर पेपर अच्छा जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही, साथ ही आपको यहाँ से प्राइज़ भी मिल रहे हैं। जैसे 1 मंथ का टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का जो टॉप 10 रैंकर्स है उन्हें मिलेगा, जो टॉप 30 रैंकर्स हैं उन्हें सीसैट का टेस्ट सीरीज मिलेगा 1 महीने के लिए। तो ये हमारे कुछ ऑफर्स हैं जो आप देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं खुद को। एनरोलमेंट के लिए MM05। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं और अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। जो सॉल्यूशन मैंने लिस्ट किए हैं वो सब उन प्रॉब्लम्स के अपोजिट है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि क्राइम बढ़ गया है, इसके कारण विमेन लेबर फोर्स में नहीं आ रही हैं, लेबर वर्क फोर्स में नहीं आ रही हैं, तो आपका सल्यूशन क्या होगा कि क्राइम कंट्रोल करो, सेफ्टी बढ़ाओ, सिक्योरिटी बढ़ाओ। और इसको लेके मैं 2-4 स्कीम्स भी बता दूंगी, जैसे कि 1 स्टॉप सेंटर हैं जो क्राइम के अगेंस्ट में करते हैं, या फिर पिंक पुलिस थाने हैं। ऐसे वाली चीज़ें, इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। और स्कीम्स का कोई अंत नहीं है, ये इनिशिएटिव्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है या ग्रास रूट रियलिटी जो है वो ऐसी है कि पुलिस स्टेशन में जाने में विमेन को डर लगता है, वहाँ पे ही इनसिक्योर फील हो रहा है। ऐसी वाली चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। तो ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। विमेन अगर लेबर फोर्स से एक्सक्लूडेड है तो उसका हल इंक्लूजन तो है ही, पर साथ में आपको बिहेवियर में भी बदलाव लाना पड़ेगा। उनकी लीडरशिप पे लोग भरोसा करें, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें, उनको प्रमोट करें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उनके ट्रेडिशनल रोल्स जो हैं घर संभालने के, उसके अलावा भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सॉल्यूशंस में देखिए, जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनानी है हमें, जैसे कि इक्वल पे हो, मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो इंश्योर करें, आपकी जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो ढंग से, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करें, या फिर हमें उनके लिए केयर पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी, जैसे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तो उसके कारण और विमेन जो है वो ड्रॉप आउट नहीं होंगी वर्कफोर्स से। स्किल का इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि वो कुछ जॉब्स में ही कन्फाइन ना हो, वो और हाई स्किल जॉब्स में भी जा सके, और सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी उनके काम करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस जो हैं वो उसमें कुछ ऐसा इनोवेटिव करना मुश्किल है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? अच्छे इम्प्लीमेंटेशन में। अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो रियलिटी बदल जाएगी। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप अपने विचार भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने एक सवाल भी पूछा है वीडियो में कि लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में हाउसवाइफ्स या फिर फुल टाइम स्टूडेंट्स की गिनती की जाती है क्या? अब आप ये मुझे बताइएगा कमेंट में। और कोई थॉट है और कोई चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी है तो आप कमेंट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।